ये शीर्षक बना देना आसान है कि अब देश में पानी से चलेंगी रेलें, कारें, पर क्या इस जुमले को बोलना, लिखना और फिर इसे व्यवहारिकता में, वास्तविकता में बदलना इतना आसान है? सरकार का दावा है कि 10 साल के भीतर देश की जो सब लगभग सारी गाड़ियां बैटरी चलित गाड़ियां हो जाएंगी, सब बैटरी से चलने लगेंगी। फिर पेट्रोल डीजल कौन पूछेगा? पर इसके लिए अगले 5 साल में 4 लाख से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन चाहिए। और अभी अभी कितने हैं आपको पता है? 1800 भी नहीं है पूरी तरह से। चार्जिंग स्टेशन बन जाएंगे तो बिजली भी चाहिए कि नहीं चाहिए? उसका क्या इंतजाम है? वो किस ऊर्जा से कितनी बनेगी, अभी ये पता नहीं है। सरकारी सपना कि देश में अगले 5 बरस में ज्यादातर वाहन 20% फ्लैक्सी फ्यूल की मिलावट से चलने लगे। इसके लिए हमें 10 अरब लीटर एथेनॉल सालाना चाहिए। अब इसका जो उत्पादन है वो चौथाई के कहीं आसपास है। बात ये नहीं है, चौथाई उत्पादन बढ़ाना मुश्किल इसलिए है कि उसके लिए उतना ही गन्ना चाहिए, और उतना गन्ना बोने के लिए उतनी कृषि योग्य जमीनें चाहिए। अगर उतने में गन्ने बो देंगे उसके दूसरे हिस्से में, तो बाकी फसलें कहाँ जाएंगी? अब बात हाइड्रोजन फ्यूल की हो रही है, जिसकी उत्पादन क्षमता अभी महज 93 से 100 गीगावाट है। और ये अगले 3 दशक से पहले हम ऐसी स्थिति में कतई नहीं पहुंच सकते कि फ्यूल सेल से चलने वाली कारें आम हो जाएं। अभी तो बिजली से चलने वाली कारें ही एक तरह से बहुत नहीं हैं। उसके बाद एथेनॉल को सपोर्ट करने वाले उस तरह की इंजन वाली कारें भी आनी हैं। हाइड्रोजन फ्यूल की कारें जो हैं विदेशों में चल रही हैं, लेकिन यहाँ अभी पहली कार भी इंट्रोड्यूस नहीं हो पाई है। एक दावा ये भी है कि सरकार 2047 तक देश को ऊर्जा के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना देगी। मतलब हमें कहीं से कोई तेल, कच्चा तेल वगैरह कुछ भी, डीजल पेट्रोल नहीं खरीदना पड़ेगा, और देश एक एनर्जी इकोनॉमी के तौर पर संसार भर में पहचाना जाएगा। मतलब ये कि हम ये सारी चीज़ें बनाएंगे और बेचेंगे भी इन चीज़ों को। एथेनॉल हो चाहे हाइड्रोजन फ्यूल हो, इसको बनाएंगे और बेचेंगे। माना कि लक्ष्य हमेशा ऊंचे रखने चाहिए, हमेशा आशावान और सकारात्मक रहना चाहिए, मगर ये भी कि वे समय सापेक्ष हों, व्यवहारिक हों, कम हवाई हों, उनके पांव जमीन पर रहें। माना कि बड़े बड़े जुमले उछालना आपका स्वाभाविक स्वभाव है, जनता का उत्साह और सत्साहस बना रहे, उम्मीद अटल रहे, इसलिए ज़रूरी भी है कुछ ऐसी खुशफहमियां फेंकते रहना चाहिए जनता के आगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर एनर्जी के फील्ड में अचानक इस तरह की लंबी लंबी फेंकने की क्या ज़रूरत पड़ गई है? ये मजबूरी आदतन है, या सियासी है, या फिर आर्थिक, अथवा इसके पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव है? कुछ तो मजबूरियां हैं, वरना यूं ही इतनी लंबी नहीं फेंकता कोई। आइए उनको और उनकी इस कला को नमन करते हुए द एडिटर के इस 8वें एपिसोड में उस नेशनल हाइड्रोजन मिशन की बात कर लेते हैं जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी लाल किले से अब बता रहे हैं। लेकिन इससे पहले, उनके भाषण से पहले, पिछले जो अभी बीता बजट है उसमें इसका जिक्र था, और न सिर्फ जिक्र था बल्कि इसके मद में आवंटन भी किया गया था धन का। यहाँ तक कि हुंडई जो है वो इसी साल हाइड्रोजन से चलने वाली, या कहें कि फ्यूल सेल से चलने वाली कार लाने का वादा पिछले ही साल कर चुकी है कि वो इसी साल 2021 में ऐसी कार लेकर के आएगी जो भारत की पहली कार होगी। हुंडई के बाद देखिए, आईयूएल ने अपनी मथुरा रिफाइनरी में कहा था कि हम इसके लिए एक संयंत्र लगाएंगे,
हाइड्रोजन फ्यूल के लिए, और फिर हाइड्रोजन फ्यूल उस तरह से तैयार करेंगे मथुरा रिफाइनरी में अपने। पूरे देश में गैस पाइपलाइन के जो बुनियादी ढांचा है उससे उसके उन्नतीकरण का काम इसको लेकर के पहले से ही शुरू है। ये कि डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क बनाया जाएगा, अगर हाइड्रोजन फ्यूल बनता है तो आखिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो पाइपलाइन से ही सबसे बेहतर तरीके से हो सकेगा। तो इसके लिए भी वो लोग सचेत हैं और काम शुरू हो गया है थोड़ा बहुत। पावर ग्रिड में सुधार और स्मार्ट ग्रिड की शुरुआत का प्रस्ताव पहले ही पेश किया जा चुका है। मतलब प्रधानमंत्री जी के कहने या नेशनल ग्रिड की शुरुआत करने की ये बातें बताने से पहले ही किया जा चुका है। जर्मनी और पोलैंड ने हाइड्रोजन फ्यूल से ट्रेन चलाने का परीक्षण किया तो इंडियन रेलवे भी कहाँ पीछे रहता। उसने भी सोनीपत और जींद सेक्शन की 89 किलोमीटर की रेल पटरियों पर डेमू दौड़ाने का इरादा बांध लिया। फिलहाल देश के 2 दर्जन से अधिक संस्थान नेशनल हाइड्रोजन मिशन पर कार्यरत हैं और 27 बड़े प्रोजेक्ट इसको लेकर के अभी फिलहाल चल रहे हैं। फिर आज अचानक हाइड्रोजन मिशन कहां से फूट पड़ा और क्यों? जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ तो राज है। इस बात को दोहराने का और इसने महत्वपूर्ण तरीके से दोहराने का, प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद एक बार फिर यह खबर चलने लगी कि अब देश में पानी से कारें और रेलें चलेंगी। सैद्धांतिक तौर पर ये गलत नहीं है, सच है कि पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ करके उसका हाइड्रोजन निकाल करके उस ऊर्जा का इस्तेमाल जो है वो ईंधन के बतौर किया जा सकता है। पर क्या ये इतना ही आसान है जितना आसानी से मैंने अभी बोल दिया या लिख दिया गया किसी ने? बस ये चीज़ें इतनी आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी? अगर ऐसा ही होता तो विश्व में बड़े पैमाने पर ही चल रहा होता, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हालांकि विश्व में सब जगह इस पर रिसर्च हो रहा है, शोध हो रहा है, कुछ जगहों पर गाड़ियां चलाई जा रही हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा। अब जैसे किसी के प्रताप से चिराग जलाना एक मुहावरा है, उसी तरह से देश में निकट भविष्य में पानी से या हाइड्रोजन फ्यूल से रेल, कार, जहाज चलने लगेंगे और इसके चलते पेट्रोल डीजल के दाम बेहद नीचे आ जाएंगे, वायु प्रदूषण लुप्त और कार्बन उत्सर्जन शून्य हो जाएगा। तो ये भी एक उसी तरह का जैसे वो मुहावरा है, ये एक हवाई जुमला है। हम अगले 25 साल में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। हमें तेल आयात में लाखों करोड़ नहीं खर्चने होंगे। इस बचे हुए पैसे से सरकार विकास के तमाम काम करेगी। यकीन मानिए ये सब बस दिवा स्वप्न है। फिर भी अगर आपको इस पर यकीन हो तो वाकई आप बहुत मुनासिब हैं इस शहर के लिए। देखिए, सकारात्मक सोच रखना हमेशा ही बहुत अच्छी बात है, श्रेयस्कर है। और आप अगर वयस्क हैं तो संभव है कि जीवन के आखिरी दिनों में इस सपने को सच होते हुए देखें। ऐसा नहीं है कि यह असंभव है और असत्य है, सच कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन इतना समय तो लगेगा। अगर आप समझते हैं कि 2-2.5 दशकों में 25 साल में सरकार दावा कर रही है ये हो जाएगा, तो ऐसा तो फिलहाल कतई नजर नहीं आता। तो इस दिवा स्वप्न को दिखाने की जरूरत अभी क्यों पड़ी, जब इतना लंबा वक्फा पड़ा हुआ है, इतना लंबा समय पड़ा हुआ है? सरकार भी ये जानती है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानती कि इसमें 30, 40, 50 साल लग सकते हैं, लेकिन इस दिवा स्वप्न को दिखाने की जरूरत अभी क्यों पड़ी, अचानक क्यों पड़ी, जबकि ये मिशन तो पहले से ही चल रहा था। ये नहीं, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री और सड़क परिवहन मंत्री ने एथेनॉल मिले हुए पेट्रोल यानी फ्लैक्सी फ्यूल की बात भी की थी। पानी से गाड़ी चलाने जैसी बात की तरह तब कहा गया था कि इससे तेल के दाम 40% से ज़्यादा या कम से कम 40% तो नीचे आ ही जाएंगे। जो तेल अभी 100 रुपये के पार है वो 60-62 रुपये में आपको मिलने लगेगा बहुत जल्द, अगली साल तक। ये भी कहा गया था कि किसानों की आमदनी जो है वो दुगनी तो क्या कई गुनी हो जाएगी, क्योंकि वो गन्ना बोएंगे, उससे एथेनॉल बनेगा और जो इतना एथेनॉल खरीदा जाएगा या फिर कंपनियां गन्ना खरीदेंगी, जो मिले गन्ना खरीदेंगी, दोनों में उनका फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसके
साथ साथ सरकार क्लीन ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, सोलर पावर, पवन ऊर्जा और बायोडीजल की बात को बहुत प्रमुखता के साथ जन विमर्श का हिस्सा बना रही है। उनके बारे में गंभीर घोषणाएं और बड़े बड़े परियोजनाओं का ऐलान कर रही है। सियासत में बिजी सरकार इतना पेन अगर ले रही है, इस तरफ ध्यान दे रही है, तो उसके पीछे जरूर कुछ गहरे निहितार्थ हैं, कुछ गहरे कारण हैं। दुखद तथ्य है कि आज़ादी के 74 साल बाद अब हम 75वें साल में हैं और आज तक हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं हैं। पर ये सुखद बात है कि ऐसी सरकारी घोषणाएं बताती हैं कि हमें इसकी चिंता अब सताने लगी है। अब हम इस पर गौर करने लगे हैं, 74 साल बाद जाकर के गौर करने लगे हैं कि हमें ऊर्जा के क्षेत्र में तो आत्मनिर्भर होना चाहिए। केवल आत्मनिर्भर भारत का नारा ही ना दिया जाए, ऐसा भी कुछ करना चाहिए। अब इस चिंता का एकमात्र तो नहीं, पर एक बड़ा कारण ये है कि सरकार को कच्चे तेल के आयात में हर साल 12 लाख करोड़ रुपए की चपत लगती है। फिर ये तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ तेल के दाम की आखिर कोई सीमा तो होगी। अगर पेट्रोल के दाम का ग्राफ 150 रुपए से ऊपर गया तो इसके मद की जो राष्ट्रभक्ति है ना, उसका ग्राफ नीचे आने लगेगा। जाहिर है सरकार की जो भक्ति है उसमें भी बट्टा लगेगा उसी अनुपात में। सरकार ये कहती है कि अगर एथेनॉल से, बैटरी से, हाइड्रोजन फ्यूल से गाड़ियां चलने लगेंगी तो डीजल और पेट्रोल पर निर्भरता लगभग ख़त्म हो जाएगी, और अगर ख़त्म ना भी हुई तो वो बहुत सस्ते हो जाएंगे। लेकिन सरकार के पास क्या यही एक उपाय है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम करने का? वो चाहे तो जो इससे बेशुमार कमाई कर रही है उसको थोड़ा सा कम कर दे अगर, तो भी दाम कम हो सकते हैं। सभी जानते हैं कि राज्य और केंद्र सरकार किस तरह से मोटा मुनाफा कमाती है पेट्रोल और डीजल के दामों में टैक्स लगा करके। अगर सरकार अपने करों को थोड़ा कटौती करे और कंपनियों को लूट से थोड़ी सी रोक लगाए तो अपने आप दाम काफ़ी हद तक नियंत्रण में आ सकते हैं। लेकिन सरकार ये नहीं करेगी। आखिर मुनाफे से किसने मना किया आज तक? सरकारें अब वेलफेयर स्टेट तो है नहीं, कारपोरेट हैं, और वो मुनाफे से समझौता तब तक नहीं करेंगी जब तक कि कंपनी के बंद होने का खतरा ना हो। माने सरकार ही संकट में ना आ जाए, सरकार ही गिरने जैसी सिचुएशन ना आ जाए, तब तक वो क्यों अपना मुनाफा कम करेंगी या कुछ खर्चेंगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखिए, सरकार को पूरा भरोसा है कि इन सब चीज़ों से वो संकट में नहीं आने वाली है, तेल के दाम से और चीज़ों से। लेकिन फिर भी कुछ तो शर्मिंदगी करनी पड़ती है, कुछ दिखावा करना पड़ता है कि उसे अपने समर्थकों पर पूरा भरोसा है कि वो उसे संकट में नहीं आने देंगे। फिर अगर जनता जुमलेबाजी से ही खुश हो जाए तो फिर उसे आजमाने में एतराज़ कैसा है? इस तरह के जुमले आजमाने में बुराई फिर कहाँ है? इसके लिए किसी तथ्य, तर्क और अध्ययन जैसी मेहनत की ज़रूरत भी नहीं होती है। बस जुबानी जमा खर्च करिए और वही काफ़ी है। तो इसमें 12 लाख, इन सारी कवायदों में 12 लाख करोड़ के खर्च के दर्द के साथ पेट्रोल डीजल के दामों से परेशान जनता को बहलाने का जतन और पेरिस कन्वेंशन के समझौते की मजबूरी, ये तीनों चीज़ें इसमें शामिल हैं। एक तो उसको जो चपत लगती 12 लाख करोड़ की वो, दूसरे जनता जाहिर है थोड़ा नाराज़ होती है तो उसको थोड़ा बहलाना चाहिए। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पेरिस कन्वेंशन में जो उन्होंने समझौता किया है उसके तहत 2030 तक देश को 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य हासिल करना है। अब जरा सोचिए, जब हम 6 वर्षों में 40 से 100 गीगावाट तक मुश्किल से पहुंचे हैं तो अगले 8 वर्षों में 450 गीगावाट तक कैसे पहुंचेंगे? लेकिन कहना है कि हम आत्मनिर्भर बनने की ओर हैं और बन जाएंगे, 25 साल में सब कुछ ठीक हो जाएगा। खैर, अब तक बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन बनाने के लिए कोई बुनियादी ढांचा भी नहीं है।
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ये साफ साफ स्वीकारता है कि आज से अगर शुरू करें, बिल्कुल इसी साल शुरू करें, तो भी इसमें 30 साल तक लगेगा। जबकि हम पूरी तन्मयता से, पूरी ईमानदारी से, पूरी पेस के साथ हम काम करें तो 2050 से ऐसा लक्ष्य पाना बहुत मुश्किल काम है। भारत में जो हाइड्रोजन जो फ्यूल अभी बनाया जाता है, उत्पादित किया जाता है, उसमें से 85 से 90% हाइड्रोजन जो फ्यूल है वो फॉसिल फ्यूल से है, जीवाश्म ईंधन से है, उसके इस्तेमाल से निकलता है, कोल से, या फिर अगर उसमें एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है तो हम फिर तेल और उसको यूज़ करते हैं। साफ है कि वो क्लीन ग्रीन ब्लू हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन संबंधी ब्राउन हाइड्रोजन है। ब्लू हाइड्रोजन अगर हमें निकालना है तो फिर उसको सोलर पावर से या फिर विंड एनर्जी से निकालना होगा। अब सोलर पावर इतनी बड़ी मात्रा में हमारे पास कहाँ है, क्योंकि जो हाइड्रोजन फ्यूल निकालने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो है, तो बहुत देर तक बहुत ढेर सारी एनर्जी हमें चाहिए। सरकार के पास तो इस बात का भी आंकड़ा नहीं है कि हमें ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रतिदिन कितना हाइड्रोजन फ्यूल, कितना एथेनॉल और कितने प्रतिशत वाहन बैटरी चालित होने चाहिए। मतलब कितनी बिजली, कितना एथेनॉल और कितना हाइड्रोजन फ्यूल का जो कॉम्बिनेशन होगा, उससे हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएंगे। जहां ये इस्तेमाल हो रहा है हाइड्रोजन फ्यूल जिन देशों में, वहां क्या कोई है कि गैसोलीन और पेट्रोल के दाम वहां क्या कुछ कम हुए, कितने कम हुए? सरकार तो ये भी इरादा कर रही है कि हाइड्रोजन फ्यूल हम बनाएं और खुद इस्तेमाल तो करें ही, पड़ोसियों को बेच करके न सिर्फ मुनाफा कमाएं बल्कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी हासिल कर लें। और प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि भारत हाइड्रोजन एनर्जी का वैश्विक केंद्र बन जाए, हब बन जाए। जो फ्यूल इसका हाइड्रोजन फ्यूल का जो है वो इंटरनेशनल हब बन जाए। अब खैर विश्व की बात तो दूर, एशिया प्रशांत उपमहाद्वीप में जापान और दक्षिण कोरिया हाइड्रोजन ऊर्जा और उससे जुड़ी नीति बनाने के मामले में जहां पहुंच चुके हैं ना, हमें अभी उनको छूने में, आज की स्थिति छूने में बरसों लगेंगे। ये शीर्षक बना देना आसान है कि अब देश में पानी से चलेंगी रेलें, कारें, पर क्या इस जुमले को बोलना, लिखना और फिर इसे व्यवहारिकता में, वास्तविकता में बदलना इतना आसान है? शायद नहीं। प्रधानमंत्री जी की घोषणा की दूरदर्शिता तथा अनिवार्यता अपनी जगह, लेकिन कुल मिलाकर कौर से मुंह तक की दूरी अभी बहुत दूर है। वर्तमान स्थितियों को देखते हुए बस उम्मीद ही रखी जा सकती है कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में 2050 तक का जो लक्ष्य है एक और जुमला साबित ना हो। इस एपिसोड में यहीं तक। आपने समय दिया, धन्यवाद। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी कमेंट में लिखिएगा जरूर। आपको तो पता ही होगा अनलिमिटेड इंडियोलॉजी का यूट्यूब पर एक ही पता है, हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स।